नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आज के इस डीप डाइव में। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए एब्सोल्यूट गोल्ड है। आज हम अर्थ के अल्टीमेट कॉस्मिक अकाउंटिंग लेजर को डीकोड करेंगे। हम एकदम क्लियर और क्रिस्प इंग्लिश में समझने वाले हैं इंसुलेशन और अर्थ्स हीट बजट यानी ऊष्मा बजट की इस मैसिव कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी को। सोचो जरा, सन लगातार कंटिन्यूअसली हम पर आग बरसा रहा है, राइट? पर फिर भी हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर एकदम स्टेबल रहता है, अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस। तो एक बहुत ही नेचुरल सवाल उठता है दिमाग में, अगर सूरज लगातार आग उगल रहा है तो पृथ्वी जलकर भस्म क्यों नहीं हो जाती? ये कॉस्मिक बैलेंस आखिर मेंटेन कैसे होता है? फटाफट देखते हैं आज का रोड मैप। इंसोलेशन यानी सूर्यताप, इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, एटमॉस्फेयर में सोलर और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का खेल, हीट बजट का एग्जैक्ट कैलकुलेशन और फाइनली द ग्रीन हाउस इफेक्ट। Let's get right into it. All right, starting with section 1, insolation, जिसे हम हिंदी में सूर्यताप कहते हैं। सो अर्थ सन से जो एनर्जी रिसीव करती है ना, वो आती है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्यों? क्योंकि सन का सरफेस लिटरली इतना मैसिव और हॉट है कि उसकी एनर्जी इंटेंस और फास्ट शॉर्ट वेव्स में ट्रैवल करती है। इस इनकमिंग सोलर रेडिएशन को ही हम टेक्निकली इंसोलेशन कहते हैं। और एग्जैक्टली इसमें क्या होता है? बेसिकली विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज और थोड़ी बहुत इंफ्रारेड रेडिएशन का एक पावरफुल मिक्स। अब आप सोच रहे होंगे ये डेली कॉस्मिक इनकम अमाउंट में है कितनी? टू पुट अ नंबर ऑन इट, द एग्जैक्ट फिक्स्ड वैल्यू इज 1361 वॉट्स पर स्क्वायर मीटर। इसे हम सोलर कांस्टेंट या सौर स्थिरांक बुलाते हैं। इसे एटमॉस्फेयर के बिल्कुल टॉप पर एक कमाल के इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है जिसे कहते हैं पाई हीलियोमीटर। और पता है मजे की बात, ये वैल्यू लगभग ऑलवेज कांस्टेंट रहती है क्योंकि सन की कोर एनर्जी आउटपुट में ना के बराबर चेंजेस आते हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, वो कौन से क्रिटिकल वेरिएबल्स हैं जो इस फिक्स्ड इनकम को जगह जगह ऑल्टर कर देते हैं? टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर पर तो एनर्जी बिल्कुल कांस्टेंट थी, पर जमीन पर हर जगह इंसुलेशन और टेम्परेचर अलग क्यों होता है? इसके 5 मेन रीजंस हैं। सबसे बड़ा फैक्टर एंगल ऑफ रेज। इक्वेटर पर किरणें एकदम डायरेक्ट यानी सीधी पड़ती हैं, मीनिंग कम एरिया में इंटेंस हीट। वहीं पोल्स पर आते आते किरणें स्लैंटेड यानी तिरछी हो जाती हैं, फैल जाती हैं। इसके अलावा डे लेंथ यानी दिन की लंबाई कितनी है, एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी मतलब आसमान में बादल या धूल कितनी है, ये सब चीज़ें हमारी अर्थ की एनर्जी इनटेक को हेविली डिक्टेट करती हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर देखिए, हमारा अर्थ सन डिस्टेंस। 3 जनवरी के आसपास अर्थ सन के बिल्कुल सबसे पास होती है। इसे हम पेरीहिलियन या उपसौर कहते हैं। इस टाइम हम रफली 7% ज़्यादा इंसुलेशन रिसीव करते हैं। और एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट 4 जुलाई को होता है अफीलियन या अपसौर, जब हम डीपली फार्देस्ट डिस्टेंस पर होते हैं। नौ लॉजिकली आपको लगेगा कि जनवरी में पास हैं तो ग्लोबल समर होनी चाहिए, राइट? एक्चुअली नो। हमारे एक्सट्रीम सीजन्स अर्थ के एक्सिस के टिल्ट की वजह से कंट्रोल होते हैं, ना कि सिर्फ इस माइनर 7% वेरिएशन से। एल्बिडो, ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपकी टिप्स पर होना चाहिए। एल्बिडो बेसिकली एक रिफ्लेक्शन मैंडेट है, मतलब कोई सरफेस सोलर एनर्जी को बिना बिल्कुल एब्जॉर्ब किए कितना परसेंट वापस स्पेस में बाउंस बैक कर देता है। नोटिस करिए, फ्रेश स्नो यानी ताज़ी बर्फ 80 से 90% लाइट इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट करती है। तभी तो बर्फ में बिना चश्मे देखने में आंखों में दर्द होता है। थिक क्लाउड 60-80% और डेजर्ट्स 25 से 30% रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे डीप ओशंस को देखिए, सिर्फ 6 से 10% रिफ्लेक्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ इट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर हम इन सभी का मीन निकालें तो अर्थ का ग्लोबल एवरेज एल्बिडो लगभग 30% मेंटेन रहता है। Okay, let's jump to section 3. Solar radiation हमारे एटमॉस्फेयर में एक्चुअली बिहेव कैसे करती है? जब ये इंटेंस इनकमिंग सोलर एनर्जी हमारे डेंस एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो जमीन तक पहुंचने से पहले 4 अलग-अलग फिजिकल रिएक्शंस होते हैं। पहला है एब्जॉर्प्शन या अवशोषण, जहां स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद ओजोन इन हार्मफुल यूवी रेस को स्मूथली रोक लेती है और वाटर वेपर थोड़ी हीट एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा है रिफ्लेक्शन या परावर्तन, जहां मेनली बादल एनर्जी को मिरर की तरह वापस भेज देते हैं। तीसरा स्कैटरिंग या प्रकीर्णन, और ये सच में बड़ा कूल है। एटमॉस्फेयर के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और डस्ट उन शॉर्ट ब्लू वेव्स को चारों तरफ इतना स्कैटर करते हैं कि हमें आसमान दिन में नीला दिखाई देता है। और फाइनली होता है ट्रांसमिशन या परगमन, यानी वो बची हुई हिम्मती एनर्जी जो इन सब रोड ब्लॉक्स को क्रॉस करके इफेक्टिवली जमीन तक पहुंचती है। चलिए अब थोड़ा क्विक मैथ करते हैं। द कॉस्मिक बैलेंस शीट। सन से निकले थे प्योर 100 यूनिट्स। अब इन 100 में से एग्जैक्टली 30 यूनिट्स तो इमीडिएटली स्पेस में बाउंस बैक हो गए। हमारा एल्बिडो
19 यूनिट्स रास्ते में हमारे एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स ने खुद एब्जॉर्ब कर लिए। तो कैलकुलेशन करिए, 100 - 49 बचे एग्जैक्टली 51 यूनिट्स, यानी परफेक्टली सिर्फ 51 यूनिट्स ही एक्चुअल में ग्राउंड तक आइदर एज डायरेक्ट और डिफ्यूज्ड रेडिएशन पहुंचते हैं। Moving neatly onto Section 4, terrestrial radiation. सो जमीन तक ये 51 यूनिट्स आ तो गए, पर क्या अर्थ सारी एनर्जी लाइफ लॉन्ग स्टोर करके रखती है? बिल्कुल नहीं। यहाँ अर्थ एसेंशियली एक जायंट रेडिएटर का काम करती है। दिन के टाइम ज़मीन इनकमिंग शॉर्टवेव इंसुलेशन को पहले एब्जॉर्ब करके इंटेंसली गर्म होती है और फिर धीरे धीरे हीट वापस स्पेस की तरफ छोड़ती है। पर ध्यान दीजिएगा, द कैचेस, क्योंकि अर्थ सन जितनी इंसेनली हॉट नहीं है, ये वापस जाने वाली एनर्जी लंबी थकी हुई वेव्स में ट्रैवल करती है। इसे लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं, और इसी प्रिसाइज प्रोसेस को हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण बुलाते हैं। ये मैकेनिज्म जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही डिक्टेट करता है हमारी डेली हीटिंग डायनामिक्स। नोटिस किया है, दोपहर के ठीक 12 बजे जब सन सबसे टॉप पर होता है, दिन सबसे गर्म नहीं होता। एक्चुअली मैक्सिमम लैंड टेम्परेचर दोपहर 2 या 3 बजे के आसपास होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़मीन को पूरी तरह हीट एब्जॉर्ब करके अपनी लॉन्ग वेव रेडिएशन ऑप्टिमली छोड़ने में टाइम लगता है। वही सेम रीजन से मिनिमम टेम्परेचर ठीक सनराइज से एग्जैक्टली पहले होता है, क्योंकि अर्थ ने पूरी रात ठीक ठाक कूल डाउन फेस चलाया होता है। और बादलों का क्या रोल है? वो ब्लैंकेट्स हैं। वो इस लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को अग्रेसिवली ट्रैप कर लेते हैं। इसलिए क्लाउडी नाइट्स हमेशा हमें अजीब सी गर्म और ह्यूमिड लगती हैं। Section 5. Now we get to the absolute heart of the matter for your exams, Earth's heat budget, यानी हमारा ऊष्मा बजट। हीट बजट प्रैक्टिकली इस प्लैनेट का सबसे ज़रूरी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये एसेंशियली एक परफेक्ट इक्विलिब्रियम है। मतलब जितनी टोटल शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन हम रिसीव करते हैं, ओवर टाइम ठीक उतनी ही लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन स्पेस में एग्जॉस्ट हो जाती है। ये अल्टीमेट मैक्रो बैलेंस ही इफेक्टिवली इंश्योर करता है कि अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर लॉन्ग टर्म में टोटली स्टेबल रहे। अगर नेचुरली ये हिसाब किताब बिल्कुल एग्जैक्टली मैच ना हो, तो या तो पृथ्वी धीरे धीरे उबलने लगेगी या कंप्लीटली जमकर बर्फ का गोला बन जाएगी। The numbers on this slide are your golden ticket. Let's trace it. लेफ्ट साइड पर देखिए, टोटल इनकमिंग सोलर एनर्जी है एग्जैक्ट 100 यूनिट्स। अब राइट साइड एक्सपेंडिचर कॉलम, 30 यूनिट्स तो डायरेक्ट एल्बीडो के रूप में रिफ्लेक्ट हो गए। 48 यूनिट्स खुद एटमॉस्फेयर ने अपने पास से लॉन्ग वेव बैंकर स्पेस में रेडिएट किए। 14 यूनिट्स जमीन से क्लियर स्काई से डायरेक्टली स्पेस में एस्केप हो गए, और बाकी 8 यूनिट्स जमीन से निकले वाया इवेपोरेशन और कन्वेक्शन। टोटल करें इन सबको, 30 + 48 + 14 + 8, इट्स परफेक्टली 100 यूनिट्स। 100 अंदर आए, एग्जैक्टली 100 बाहर गए, लिटरली फ्लॉलेस अकाउंटिंग। थोड़ा सा स्पेसिफिक ग्राउंड लेवल डिटेल की डीप डाइव लें तो अर्थ अपनी लोकल जमीन को कूल करने के लिए डीपली इंटरकनेक्टेड मैकेनिक्स यूज करती है। वाटर साइकिल में वाटर से वेपर बनने की प्रोसेस यानी वाष्पीकरण में लेटेंट हीट के रूप में करीब 23 यूनिट्स हवा में कंटिन्यूसली ऊपर भेज दिए जाते हैं। फिर आता है कन्वेक्शन यानी संवहन, जहां सेंसिबली हॉट हवा ऑटोमेटिकली ऊपर उठती है। ये क्लियर करती है अराउंड 10 यूनिट्स, और डायरेक्ट जमीन से निकलने वाली डायरेक्ट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अराउंड 17 यूनिट्स होती है। लेकिन इसमें से बड़ा चंक एटमॉस्फेयर फौरन दोबारा एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्टिवली रिसाइकलिंग द हीट। And finally, Section 6, जो कि practically हमारा planetary life support system है, the greenhouse effect. आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि अगर टेक्निकली ये ग्रीन हाउस इफेक्ट एग्जिस्ट ना करता तो इस प्लैनेट पर जिंदा रहना इम्पॉसिबल था। सीरियसली, अगर एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट बिल्कुल जीरो होता तो सारी आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कंप्लीटली बिना किसी रुकावट फास्ट ट्रैक से स्पेस में निकल जाती। हमारा प्लैनेटरी टेम्परेचर तब ड्रास्टिकली डाइव मारकर फ्रीजिंग -18 डिग्री सेल्सियस बन जाता, बर्फ ही बर्फ। पर नेचुरली प्रेजेंट स्पेसिफिक ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही हमारा ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर स्टेडीली +15 डिग्री सेल्सियस पर कंफर्टेबली रुका रहता है। ये गैसेस इतनी मैजिकल क्यों हैं? वेल, प्रैक्टिकली होता ये है कि CO2, मीथेन, वाटर वेपर ये आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन को इफेक्टिवली रोकती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं और ठीक नेचर की काउंटर स्ट्रैटेजी के तहत उस हीट को वापस ग्राउंड की तरफ एमिट कर देती हैं। इसे हम ऑफिशियली काउंटर रेडिएशन या काउंटर रेडिएशन बुलाते हैं। ये ब्लैंकेट मैकेनिज्म ज़रूरी था, पर फेटल प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? जैसे जैसे हम इंसान मैसिव स्केल्स पर एक्सेस CO2 एटमॉस्फेयर में लोड कर रहे हैं, हम इन इफेक्ट इस नेचुरल ब्लैंकेट को डीपली मोटा कर रहे हैं। हीट परपेचुअली ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैप हो रही है। एंड येस, दिस इज एग्जैक्टली द फिजिक्स बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग। टू UPSC वॉरियर्स, जैसे आप इन क्रूशियल मैकेनिज्म्स को मास्टर करते हैं, मैं आपको सिर्फ एक पावरफुल थॉट देकर छोड़ रहा हूं। हम इस कंप्लीटली परफेक्टली बैलेंस्ड 100 यूनिट कॉस्मिक लेजर को ग्लोबली और ड्रास्टिकली लगातार रीराइट कर रहे हैं।
सोचो, अगर नेचर का फाइन ट्यून्ड इनकम और एक्सपेंडिचर का बैलेंस बिल्कुल फंडामेंटली परमानेंटली बिगड़ गया तो क्या होगा? क्या ग्लोबल वार्मिंग एक दिन इतना बड़ा प्लैनेटरी टैक्स बन जाएगा जो ह्यूमैनिटी चुका ही ना पाए? कीप रीडिंग, स्टे क्यूरियस एंड कीप प्रिपेयरिंग हार्ड। मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले टॉपिक पर।